नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जेडीयू एनडीए में चाह क्या रही है। जेडीयू के दिमाग में ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के जेडीयू बहुत कुछ सोच रही है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ होने वाला महाराष्ट्र में व्यवहार। दरअसल आपको पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अभी तक अपना मुख्यमंत्री बना नहीं पाई है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि 2010 वाली स्थिति नहीं हो। वैसे पार्टी कहती जरूर है कि हम 225 सीट का टारगेट रख रहे हैं, आरजेडी को 20 सीट पर समेट देंगे, 18 सीट पर समेट देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू ऐसा नहीं चाहती है। जेडीयू लालू प्रसाद को कमजोर देखना नहीं चाहती है। नीतीश कुमार खुद लालू प्रसाद को कमजोर देखना नहीं चाहते। अगर लालू प्रसाद कमजोर हुए तो नीतीश को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जेडीयू जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है, उसके लिए एक काम तो दो काम वो प्रमुखता से करना चाहती है। एक तो ये, जो कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि 122 सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जेडीयू, ताकि स्ट्राइक रेट का हवाला दे करके और उस तरह की स्थिति ना हो जाए जैसा कि पिछली बार हुआ था। और दूसरी बड़ी बात यह कि आरजेडी इतनी कम सीटों पर न सिमट जाए कि ऐसी संभावना बनने लगे कि बीजेपी भी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार का लालू प्रसाद से प्रेम है, या नीतीश कुमार का लालू प्रसाद से कोई गुप्त समझौता है, या नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी है कि वो लालू प्रसाद को पूरे तरीके से कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें मजबूत देखना चाहते हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, प्रियदर्शी रंजन हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। संतोष सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। संतोष सिंह जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। पीयूष पंत जी भी हैं, प्रियदर्शी रंजन भी हैं, लेकिन मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर के भी मंथन चल रहा है कि एक तो हम इतनी सीटों पर लड़ें कि बीजेपी के बराबर रहें, या कुछ कम भी रहें तो ज़्यादा अंतर नहीं रहे। और दूसरी बात यह कही जा रही है कि नीतीश खुद चाहते हैं कि आरजेडी ताकतवर रहे। ये उनके लिए पॉलिटिकली सूटेबल है, राजनीतिक रूप से उनके लिए फायदेमंद का सौदा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर आप जो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरजेडी बिहार में रहे, नीतीश कुमार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि बिहार में आरजेडी बने। और ये शुरू से लालू का और लालू परिवार का भय दिखाकर ही नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी बिहार में वोट गेन करते हैं। जिस दिन लालू प्रसाद का परिवार खत्म हो गया, आरजेडी खत्म हो गया, उस दिन भाजपा का वोट पूरा वोट बैंक कांग्रेस में शिफ्ट कर जाएगा। लोग नीतीश कुमार के खिलाफ नाराज हैं, भाजपा से नाराज हैं। पिछले 20 वर्षों से बिहार में सत्ता है, लेकिन आप देखते होंगे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो या नीतीश कुमार, कोई भी बिहार में अगर सार्वजनिक मंच पे जाते हैं तो लालू के जंगल राज की बात करते हैं कि जंगल राज को याद कीजिए। आज भी वही बात याद करते हैं। इसके अलावा आप एक बात देखिएगा कि जब भी मीसा भारती खड़ी हो या तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, तो न नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव हारे, न भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव हारे। आपको उदाहरण मैं पिछले ही चुनाव का दे देता हूं। 20 के चुनाव में राघोपुर से चिराग पासवान बिहार में बोला था कि जदयू के खिलाफ कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन राघोपुर से भाजपा से सतीश कुमार कैंडिडेट थे। उसके खिलाफ चिराग पासवान ने कैंडिडेट किया, और यह कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने ही चिराग पासवान को करके खड़ा करवाया। और तेजस्वी यादव के चुनाव में जीत हुई, चिराग पासवान ने 25,000 वोट काटा और तेजस्वी यादव की जीत हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार, सबकी रणनीति है कि बिहार में लालू को मजबूत रहने दो। हाँ, इतना ही मजबूत रखो कि 100 के अंदर रहे, 50 सीट, 75 सीट, 80 सीट के बीच रहे, तभी वो सफल हो सकते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देखता हूं। 2010 में का चुनाव था, जब राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी।
और मैं मुख्यमंत्री आवास में ही था, तो नीतीश कुमार के मुंह से निकला कि नहीं, राबड़ी देवी को नहीं आना चाहिए था जगह से। तो विजेंद्र यादव वहां पर थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको इतना ही प्रेम है अगर भौजाई से, तो क्यों आप कैंडिडेट देते हैं, कैंडिडेट ही ना दी। तो नहीं, फिर भी नेता विरोधी दल है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री है, उनको चुनाव नहीं आना चाहिए। तो ये नीतीश जी का है और भाजपा का सोच है कि बिहार में लालू प्रसाद मजबूत रहेंगे, तभी उनकी दाल रोटी चलती रहेगी। और वोट लालू के नाम पर ही, लालू का वोट है, प्रो वोट है, और लालू एंटी वोट बिहार में है। यही दो वोट है जिसको लेकर के मंथन होते रहता है। और पिछले बार चिराग पासवान जब कैंडिडेट खड़ा किए, तो जो भाजपा के वोटर थे, जो लालू को नहीं देना चाहते थे, वो उन्होंने चिराग पासवान को वोट दिया, ताकि जिससे नीतीश कमजोर हुए। भाजपा की पिछले बार रणनीति थी कि लालू तो मजबूत रहे लेकिन नीतीश कमजोर हो, इसलिए चिराग पासवान को खड़ा किया था। और इस बार का चुनाव में देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि खड़ा भाजपा ही खड़ा कर रही है कि लालू मजबूत हो और नीतीश कमजोर हो। लेकिन नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि लालू मजबूत हो। और लालू और नीतीश में जहां तक की गुफ्तगू की बात है, इंटरनल समझौते की बात है, तो दोनों में बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है, दोनों में राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहती है, होते रहती है, लेकिन दोनों का संबंध आज भी उतना ही प्रगाढ़ है। लालू प्रसाद के लिए हमेशा नीतीश जी खड़े रहते हैं और नीतीश जी के लिए हमेशा लालू प्रसाद खड़े रहते हैं। तो बिहार की राजनीति पिछले 35 वर्षों से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमते रही है। और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि लालू और नीतीश के ही इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमते रहेगी। और लालू प्रसाद के परिवार का न भारतीय जनता पार्टी सफाया होने देगी और न ही नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो कमजोर हो, हमेशा चाहेंगे कि वो मजबूत हो। आप देखते होंगे ना, कभी भी चुनाव होता है, मीसा भारती पटना में कैसे जीत गई चुनाव भाई। रामकृपाल से अच्छा बोला जाता है कि रामकृपाल से अच्छा बिहार में कोई नेता नहीं, लेकिन भाजपा के लोग ही वहां खड़े थे कि नहीं, रामकृपाल को नहीं जीतना दे, मीसा को आगे करो, मीसा को आगे करो। भाजपा के समर्थकों का वोट मीसा को मिला बहुत जगह, जो अपर कास्ट का वोट है वो मीसा भारती को मिला, जिसके कारण उसकी जीत हुई। तो बिहार की राजनीति लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि लालू कमजोर हो, और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि लालू प्रसाद कमजोर हो। नहीं, पर पीयूष पंत जी, आपसे एक बात ये पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार में इस तरह की स्थिति बन सकती है जैसे महाराष्ट्र में बनी? महाराष्ट्र में 288 में सदस्यों की विधानसभा है, 145 सीटें चाहिए थी महायुति को, जिसमें एनडीए, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार तमाम लोग थे, और बीजेपी 132 सीट जीतने में कामयाब हुई। क्या बिहार में इस तरह की स्थिति बन सकती है कि बीजेपी अकेली सत्ता के इतने करीब पहुंच जाए कि वो चिराग की मदद से, जीतन राम मांझी की मदद से सरकार बना ले और इस तरीके से वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दे? ऐसी संभावना आपको दिखाई पड़ती है क्या? देखिए पंकज जी, अभी मुझे ये संभावना बिहार में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हमेशा से रही है। और क्योंकि बिहार पूरी तरीके से जो है वहाँ पे जो है जाति आधारित जो है वहाँ पे जो है कि वोटिंग होती है, और जाति समूह जो है वो बहुत मजबूती के साथ जो है अपने अपनी पार्टियों के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश करने के बाद भी जो है तमाम सांप्रदायिकता के मुद्दे भी लेके आती रही है, लेकिन उस तरह से ध्रुवीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं कर पाई है बिहार में। और नीतीश कुमार वहीं जो है एक मजबूती के साथ जो है अदर ओबीसी और जो है उनके माध्यम से, और ओबीसी जो है उनके माध्यम से वो एक मजबूती के साथ, और अपना जो उन्होंने पूरा कार्यकाल चलाया है, खासकर जो उन्होंने पहला जो कार्यकाल था उनका, उसमें जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं की बातें करी, कानून व्यवस्था को लेकर कंट्रोल किया, तो नीतीश कुमार एक वहाँ पे एक लोकप्रिय नेता बने हैं और आज की तारीख में भी बने हैं। और इसीलिए लगता है कि हर पार्टी जो है और खासकर भारतीय जनता पार्टी, उसको पता है कि नीतीश जब तक रहेंगे तो उनका जो है कि बिहार में जो है अपने बूते पे जो है आना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए लगातार कोशिश हो रही है कि नीतीश को किस तरह से कमजोर किया जाए वहां पे, और ये सफलता उनको पिछले चुनाव में मिली भी, जब पासवान के माध्यम से उन्होंने जो है ये कोशिश काफी कुछ जो है नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, उनके सदस्य काफी विधायक काफी कम हो गए।
और उसी दिन से जो है नीतीश कुमार को ये एक संदेश मिल गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है धीरे धीरे उनको खत्म करना चाहती है। और क्योंकि देखिए कोई भी अगर बीजेपी सत्ता में आ सकती है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और जेडीयू को कमजोर करके ही वो आ सकती है। तो मुझे लगता है ये कोशिश है, नीतीश कुमार को ये भनक है पूरी तरीके से, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्हें कहाँ अपने को बैठाना है, जिसको उसकी जरूरत है तो वो अपने को वहां पेश करते हैं। और कोई भी पार्टी, चाहे आरजेडी हो चाहे जो है कि बीजेपी हो, वो नीतीश के बिना, कोई नीतीश एक ऐसा चेहरा है बिहार में जिसने गवर्नेंस भी करी है और जातीय समीकरण भी उसने बहुत मजबूती के साथ जो है बैठाए हैं। और लगातार जब जरूरत होती है वो यात्राओं पे निकलते हैं, लोगों से जनसंपर्क करते हैं। और आज भी जो है आजकल भी वो यात्राओं पे निकले हुए हैं ताकि जो है कि जब चुनाव आते आते जो है एक ऐसी माहौल बन सके जो जेडीयू जो है अपना जो कुछ भी आज जनाधार उसने अभी खोया है, या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टैक्टिकल रूप में जो उनको नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी भरपाई वो कर सके और बिहार से वो उसको भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से कमजोर न करने पाए। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एक दूसरा गणित था, और महाराष्ट्र में जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली, बिहार में अभी मुझे वो संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि अभी लालू प्रसाद भी हैं, आरजेडी भी है, और आरजेडी और लालू प्रसाद हालांकि जो है कि प्रशांत किशोर को लाया जा रहा है इसी तरीके की ताकि कमजोर किया जाए। और प्रशांत किशोर जो है, जो भी विपक्ष का वोट है, चाहे आरजेडी का हो चाहे जेडीयू का है, उसमें जो है उसको काटने की कोशिश करें वो। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये स्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही कि अब महाराष्ट्र जहां पे जो है रिपीट हो सकता है। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार पर एक चीज कहा जाता है, मुझे लगता है कि इस बात का जवाब प्रियदर्शी रंजन देंगे। प्रियदर्शी रंजन, जो ये कहा जाता है कि नीतीश खुद चाहते हैं लालू मजबूत रहे, और लालू मजबूत रहेंगे तभी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी रहेगी। इस बात में आपको दम लगता है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार तो पिछले 19-20 साल से इसी राजनीति का फायदा ले रहे हैं। आखिरकार उनके पास जो 13-14% वोट है, लेकिन आप देख लीजिए दो बड़ी पार्टी, उनको दोनों बड़ी पार्टी वो जिधर जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्हीं को मिलती है। तो इनको ये लगता है कि अगर लालू मजबूत रहेंगे तो बीजेपी दौड़ करके इन्हें सीएम एक्सेप्ट करेगी, और अगर लालू कमजोर हो गए तो फिर बीजेपी सोच सकती है कि इस बार बिहार में भी अपना सीएम बना दो। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वो बिहार में भी हो सकता है। इसकी संभावना आपको क्या दिखाई पड़ती है? और नीतीश कुमार इसी संभावनाओं को सोच करके काफी सजग हैं, और वो नहीं चाहते कि 2010 की स्थिति में लालू प्रसाद पहुंच जाए। वो नहीं चाहते कि आरजेडी और उसका कुनवा 25 से भी कम सीटों पर पहुंच जाए। वो चाहते हैं लड़ाई अच्छी हो, विपक्ष अच्छे भूमिका में रहे, लालू प्रसाद की पार्टी भी ताकतवर रहे, और लालू प्रसाद की पार्टी ताकतवर रहती है तो जेडीयू की जरूरत ज्यादा होगी, जेडीयू के हाथ में सत्ता होगी। भले ही जेडीयू की कुछ सीटें बीजेपी से कम हो, लेकिन जेडीयू के हाथ में सत्ता सौंपना, कुर्सी सौंपना, मुख्यमंत्री का पद देना बीजेपी की मजबूरी होगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, जब नीतीश कुमार संकट में पड़े हैं, लालू यादव ने सहारा दिया है, इसका इतिहास रहा है। आप 2014 की ही बात देख लीजिए। 2014 में जिस तरीके से मामला चल रहा था, पवन वर्मा और बलियावी दो लोग राज्यसभा चुने जाने थे, और भारतीय जनता पार्टी उस समय जनता दल यूनाइटेड से अलग थी। तो उस समय संकट की स्थिति थी, जनता दल यूनाइटेड के सामने किस तरीके से राज्यसभा भेजे अपने दोनों चेहरों को। लालू यादव को फोन नीतीश कुमार ने किया था, और माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार ने लालू यादव को फोन किया था, और लालू यादव ने समर्थन देने का वादा उस समय किया था। तब जाकर के नीतीश कुमार की राजनीति बची थी। राजद के विधायकों ने आरजेडी के उम्मीदवारों को वोट किया था। दोनों, वर्मा और बलियावी, राज्यसभा पहुंचे थे, और उस तरीके से 2014 में चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार का मोरल बहुत गिरा हुआ था राजनीतिक तौर पर, लालू यादव अगर बैसाखी लेकर के नहीं आते तो नीतीश कुमार की राजनीति उस समय संकट में पड़ जाती, या अभी जैसी है वैसी रहती नहीं। जब
नीतीश कुमार ने चाहा कि हम लालू यादव के साथ जाएं, वे चले गए। लालू यादव ने उनको सहर्ष स्वीकार किया। आज भी तेजस्वी यादव के विरोध के बावजूद लालू यादव अड़े हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आते हैं तो हम अपने पाले में ले लेंगे। 2022 में जब एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की ओर नीतीश कुमार आना चाह रहे थे, उस समय तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे थे कि नीतीश कुमार को फिर से लिया जाए, लेकिन लालू यादव ने नीतीश कुमार को स्वीकार किया, सहमति बनाई आरजेडी के भीतर कि नीतीश कुमार को स्वीकार किया जाए। तो लालू यादव का एक नीतीश कुमार से प्रेम है, इसका पूरा इतिहास है। इसके इतिहास में नहीं जाए तो अभी की ही अगर बात कर लें तो आप जो कह रहे हैं कि क्यों चाहते हैं लालू यादव को नीतीश कुमार मजबूत रहने देना, तो आप जो कह रहे हैं उस बात में पूरी ताकत है। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव से पहले के बाद की परिस्थितियों को छोड़ दीजिए, तो उसके पहले की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से इसलिए मुख्यमंत्री रहे कि वे कृपा पात्र के तौर पर रहे। भारतीय जनता पार्टी अगर अड़ जाती कि हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाते। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि पावर बैलेंस रहे, सीटों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से रहे कि वे मुख्यमंत्री बने रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा सीटें आती हैं जनता दल यूनाइटेड के बनिस्पत, तो यकीन मानिए एनडीए में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर दूसरी स्थिति बनती है कि लालू यादव की ओर जाया जाए, तो लालू यादव भी उस मजबूत स्थिति में तो रहे कि वे समर्थन देकर के नीतीश कुमार की कुर्सी को बचा लें। अगर 2010 का सिचुएशन आ गया जब 23 सीटें आ गई आरजेडी को, या उससे भी नीचे सीटें चली गई, तब क्या होगा? अगर नीतीश कुमार जो राजनीतिक कलाबाजियां करते हैं, बार बार पलटी मारते हैं, तो इनका पलटी मारने का आधार भी नहीं रह जाएगा, फिर तो बंधुआ हो जाएंगे एनडीए के लिए ये। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लालू यादव किसी तरीके से मजबूत रहे। 2010 का एक प्रकरण याद करिए, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बहुत डरते हैं। 2010 में विधानसभा चुनाव में 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट था भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि बुरा स्ट्राइक रेट जेडीयू का भी नहीं था। 143 में 115 सीटें जनता दल यूनाइटेड जीतने में कामयाब रही थी, और 110 में 91 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। उस समय देखिए, उस समय क्या स्थिति बन गई थी। उस समय या तो जनता दल यूनाइटेड अपने सिरे से किसी सहारा लेकर के तो सरकार जनता दल यूनाइटेड ने उस समय चला भी लिया, और अगर वो विपरीत परिस्थिति, अगर ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें आ जाती तो भारतीय जनता पार्टी भी तो अकेले दम पर सरकार बना सकती थी 2010 में। रिवर्स अगर सिनेरियो आ जाए तो वैसी जब स्थिति आएगी, तो वैसी स्थिति आने ही नहीं देना चाहते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरे बगैर नहीं, और मेरे बगैर नहीं में जरूरी है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों को सीटें आए, तभी नीतीश कुमार बैलेंस कर पाएंगे। और जो आप कह रहे हैं नहीं, ठीक है, बैलेंस कर पाएंगे, पर एक बड़ा सवाल ये है, डॉक्टर संजय भी आ गए। डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत है। एक जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो हमें लगता है हमारे व्यूअर सुनेंगे तो उनको शायद अटपटा लगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जेडीयू के सूत्रों से ही मुझे ये बताया गया कि नीतीश खुद चाहते हैं कि आरजेडी मजबूत रहे। तो हमने कहा क्या कि नीतीश और लालू के संबंध तो मधुर हैं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए अभी भी सुनाई पड़ा, बेटे कह रहे थे बिल्कुल साथ नहीं लेंगे, पिता कह रहे थे आ जाएं, हम लोग काम कर ही रहे थे, वो बार बार छोड़कर चले जाते हैं, आ जाएं हम लोग साथ काम करेंगे। मीसा भी उनका वेलकम कर रही थी, पारिवारिक मित्र बता रही थी। पर इस सब से उलट क्या राजनीतिक मजबूरी नीतीश कुमार की है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरजेडी बिहार में मजबूत रहे, तभी उनकी महत्ता, उनका इंपॉर्टेंस बना रहेगा? क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ है, एकनाथ शिंदे जब कैंपेन कर रहे थे और बार बार पूछा जाता था तो कहते थे मुख्यमंत्री हैं तो बगल में बैठे हुए, लेकिन जैसे ही बीजेपी 132 सीट जीतती है, 145 जो जादुई आंकड़ा है उससे 13 कम पर रहती है, बीजेपी अपना सीएम बना लेती है। देवेंद्र फडणवीस जो कि उनके डिप्टी थे वो सीएम बन जाते हैं और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना पड़ता है।
सवाल यह है कि इस तरह की कोई स्थिति आप बिहार में देख रहे हैं क्या? मेरे पास तो जो जानकारी है उसके हिसाब से जेडीयू 122 सीट पर लड़ना चाहती है। उसकी बड़ी वजह यही है। 122 में हो सकता है किसी एक पार्टी को अकोमोडेट कर ले जिसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि आरजेडी मजबूत रहे। इसका मतलब बहुत साफ है कि नीतीश अच्छे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो सीटों का चुनाव भी इस तरह का करेंगे जहां उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो, और हर हालत में उनके बगैर किसी भी दल की सरकार नहीं बने, और आरजेडी भी इस स्थिति में नहीं पहुंच जाए। क्योंकि इन दिनों एनडीए के नेता घूम घूम कर कह रहे हैं ना कि 225 हमारा टारगेट है, तो 225 सीट अगर यही जीत जाएंगे तो आरजेडी तो 18 पर सिमट जाएगी, जैसे 22 पर 2010 में सिमट गई थी। देखिए, नीतीश कुमार अगर चाहते हैं कि आरजेडी मजबूत हो तो स्वाभाविक है कि एक संतुलन बनाने की कोशिश वो कर रहे होंगे कि आरजेडी की अगर अच्छी उपस्थिति होगी तो कल एक सरकार बनाने की संभावना अगर दिखेगी तो उस सरकार बनाने की संभावना में हम और आरजेडी फिर एक साथ जा सकते हैं। अगर बीजेपी बहुत तरीके से कॉर्नर करने लगे, और ऐसा हुआ भी है। मान लिया जाए कि अगर 2010 की बात की जा रही है, 2010 की तरफ 22 सीटों पर आ जाती है आरजेडी और नीतीश कुमार 43 सीट पर आ जाते हैं, तो क्या ये 43 और 22 मिला करके बिहार में सरकार बना लेंगे क्या? तो नीतीश कुमार जी तो एक चाहेंगे कि एक संतुलित तरीके से पार्टियों का माने ताकत दिखे, और जिस ताकत के हिसाब से हम फिर जो कंफर्टेबल हो उसके अनुसार कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में हम जा सकें, तो ये कोशिश हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके चाहने और नहीं चाहने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आरजेडी अपनी ताकत है उसकी, और आरजेडी अपने गणित से, अपने सोशल इंजीनियरिंग से बिहार में चीजों को ये करती है। वो नीतीश कुमार चाहते हैं इसलिए आरजेडी की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और ये नाराज हो जाएंगे तो सीटों की संख्या घट जाएगी। मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि हाँ, वो जरूर चाहते होंगे कि एक बैलेंसिंग फोर्स के तौर पर आरजेडी हो। भाजपा और आरजेडी अगर आमने सामने हो तो बीच में हमारी ताकत ऐसी हो जिस ताकत के भरोसे बीजेपी हमें छेड़छाड़ न करे। बीजेपी भी तो नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार जी मजबूत रहें, और कहा तो जाता है कि अप्रत्यक्ष तरीके से चिराग पासवान को जिस तरह से किया गया, कुछ सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे वैसी सीटों पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिया जो सीटें जेडीयू की थी। बल्कि कहा गया कि वो सारे भाजपा के जो जिनको टिकट से वंचित हो गए थे उन लोगों को चिराग पासवान ने ला करके और उम्मीदवार बना दिया, और कहा जाता है कि इसमें पूरे खेल में भाजपा है। तो पार्टियों के चाहने और नहीं चाहने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तो क्या तेजस्वी जी को 74 सीटें बिहार में नहीं आई? सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गए। कल ये चाह लेंगे तो क्या ये 122 सीटें ले आएगी आरजेडी? मुझे नहीं लगता है ऐसा। लेकिन हाँ, संतुलन के लिए ये जरूर इनके मन में ये कोशिश होगी कि बीजेपी इतनी भी न मजबूत हो जाए जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि एक नाथ शिंदे वाली स्थिति बिहार में हो जाए कि हमको कॉर्नर कर दिया जाए और बीजेपी और साथियों के साथ गठबंधन, चूंकि उनको पता है कि आरजेडी जैसे ही नीतीश कुमार ये बीजेपी के साथ जाएगी, वो जो उसकी सेकुलर क्रेडेंशियल है वो समाप्त हो जाएगा। आरजेडी ऐसा अपने पैर में कभी कुल्हाड़ी मारेगी नहीं, तो आरजेडी और बीजेपी तो कभी एक होगी नहीं। लेकिन बीजेपी भी इतना मजबूत ना हो जाए कि जिसकी वजह से बीजेपी हमें कॉर्नर कर दे। तो बीजेपी जितना कमजोर रहे, जितना कमतर करके रहे, ये नीतीश कुमार जी की जरूर इच्छा रहती हो। लेकिन इनकी इच्छा से आरजेडी बहुत मजबूत हो जाएगी, आरजेडी बहुत कमजोर हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आरजेडी का एक अपना गणित है, एक अपना उनका सोशल इंजीनियरिंग है, और उसी सोशल इंजीनियरिंग पर जो ध्रुवीकरण होता है उसका उनको हमेशा लाभ मिलते रहता है। तो नीतीश कुमार जी के बारे में जो मेरी समझ है, बीजेपी बहुत मजबूत ना हो जाए, 122 सीट की बात वो कर सकते हैं। वो कहेंगे कि ठीक है, अगर सीटों को गणित में बीजेपी बहुत भाव नहीं देती है तो चलिए आप भी लड़ लीजिए, हम भी लड़ लेते हैं।
100 पर लड़ने की बात चल रही है कि 100 सीटें बराबर बराबर। अब 100 बराबर होगा कि 122 बराबर होगा मुझे नहीं पता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एकोमोडेट करने की बात की जा सकती है कि भाई चिराग को बीजेपी अपने साथ एकोमोडेट कर ले, उपेंद्र कुशवाहा को और इनको मांझी जी को हम अपने साथ एकोमोडेट कर लें और बराबर बराबर सीटों पर लड़ लें। नहीं, अगर ठीक मुकेश साहब ठीक है, के पाले ठीक, जाते हैं। बिल्कुल। पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा संतोष सिंह जी, एक सवाल ये उठता है कि उपचुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से आरजेडी चारों सीट पर हार गई। क्या जो मौजूदा गठबंधन का स्वरूप है उसमें बीजेपी, जेडीयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, फिर एलजेपी रामविलास, वीआईपी का भी कहते हैं अंदर से पूरा भरोसा आरजेडी भी नहीं कर रही है, जो मेरे पास जानकारी है, और वीआईपी बार बार कहती है हमें उप मुख्यमंत्री घोषित करिए, और इधर वीआईपी अंदर खाने इनसे भी बात कर रही है। लेकिन चलिए, वीआईपी आरजेडी के साथ भी रहती है, लेफ्ट के साथ भी रहती है, तो क्या आपको यह दिखाई पड़ता है कि एनडीए 2010 वाली स्थिति में रह सकती है और आरजेडी की स्थिति भी 2010 वाली हो सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में एनडीए गठबंधन अभी बहुत ही मजबूत गठबंधन है। वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए मजबूत गठबंधन है, और अगर इंटरनल साजिश ना रची जाए भाजपा द्वारा नीतीश को हराने की, नीतीश कुमार द्वारा भाजपा को हराने की, जो 20 के चुनाव में हुआ था, वो अगर साजिश नहीं रची जाए तो एनडीए सत्ता में आसानी से पहुंच सकती है, जिसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन 2010 वाली स्थिति अगर बात करते हैं तो 2010 वाली स्थिति इतनी भी खराब नहीं है कि 2010 वाली स्थिति आ जाएगी। 22 सीट का सवाल ही नहीं उठता है। लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी अपने पीक पर थे, मोदी जी के नाम पर वोटिंग हुआ और जब 400 सीट का दावा किया जा रहा था, तब बीजेपी 167 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही। वही एनडीए मजबूत गठबंधन, जिसमें कि मोदी जी के नाम पर काफी वोट जो है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट बैंक जो अप्रकाश का वो हुआ। और जहां तक बिहार विधानसभा चुनाव की बात है तो नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पिछले 20 वर्षों में हुई है। लोगों के पास विकल्प नहीं है कि किसे वोट दे, तो वही विकल्प नहीं है तो लालू का भय दिखाकर एनडीए को वोट मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वोट, हाँ, सत्ता प्राप्त कर लेंगे, अगर मजबूती से लड़ेंगे तो 150 आराम से एनडीए को आ जाएगा। लेकिन जब प्रशांत किशोर की बात आ रही है, अगर प्रशांत किशोर को जिस प्रकार से कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है, और प्रशांत किशोर अगर कैंडिडेट देते हैं और वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाने में अगर सफल हो जाते हैं 2020 की तरह, तो निश्चित तौर पर फिर 2020 वाली ही स्थिति रहेगी। आरजेडी भी 75-80-100 के आस, आरजेडी गठबंधन भी 100 के आसपास रहेगा और एनडीए भी लगभग वही आसपास रहेगी। तो अभी चुनाव में काफी समय है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि पलड़ा किसका भारी होगा। फिलहाल गठबंधन के अनुसार एनडीए का पलड़ा बहुत ही भारी है, और उसी पलड़ा को कमजोर करने के लिए लालू प्रसाद कभी जीतन राम मांझी पर डोले डाल रहे हैं, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा पर डोले डाल रहे हैं, तो चिराग पासवान को भी वो चाहते हैं, और कभी पशुपति पारस को चाहते हैं। तो लालू प्रसाद चाहते हैं, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में और भी कुछ दलें आए, ताकि उधर से वोट बैंक कुछ घटेगा तो इधर मजबूत हो। और प्रशांत किशोर, लालू प्रसाद भी चाहेंगे कि प्रशांत किशोर अकेले लड़े चुनाव, और वो प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं और जिस प्रकार उनका कहना है कि हम मुसलमानों को 50 टिकट देंगे, 50 टिकट, तो 50 टिकट देंगे और मुसलमान कैंडिडेट अगर पूर्व एमएलए वगैरह को देंगे तो निश्चित तौर पर हर विधानसभा में वो 5 से 10 हजार वोट मुसलमानों का काटने में कामयाब होंगे। जहां जहां वो वोट काटेंगे वहां लालू प्रसाद को नुकसान निश्चित तौर पर होगा। उसी प्रकार से अगर अपर कास्ट का कैंडिडेट वो देते हैं, जहां जदयू के कैंडिडेट, तो जहां अपर कास्ट अगर देंगे तो निश्चित तौर पर अपर कास्ट जहां जदयू का कैंडिडेट होगा वहां अपर कास्ट का वोट 50% प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा, वहां जेडीयू को नुकसान होगा। प्रशांत किशोर के खड़ा होने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने का। भाजपा का जो वोट बैंक है वो भाजपा को मिलेगा। जहां भाजपा के कैंडिडेट रहेंगे वहां प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट नहीं आएगा। आपने उपचुनाव में भी देखा होगा, जहां भाजपा के कैंडिडेट है वहां प्रशांत किशोर को वोट नहीं मिला, लेकिन जहां जदयू के कैंडिडेट थे वहां पर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को ज्यादा वोट आए। तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर होंगे मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में, और वो कितना सफल होते हैं वोट काटने में। नहीं, ठीक है, पर प्रशांत किशोर फैक्टर होंगे। मैं ये सवाल सारे पैनलिस्ट से लूंगा। डॉक्टर संजय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएंगे, आरजेडी को या एनडीए को? मेरा मतलब मैं महागठबंधन को या एनडीए को?
मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि पिछली बार जेडीयू की स्थिति इसलिए खराब थी क्योंकि चिराग पासवान जेडीयू के विरोध में लड़े थे। अभी तुरंत आपने चर्चा किया, इस बार प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर अगर जेडीयू को भी नुकसान पहुंचाते हैं और आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाते हैं और बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जैसा संतोष जी कह रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और इन दोनों की स्थिति खराब हो जाती है तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि बीजेपी को इतना एज रहेगा, सीटें इतनी ज्यादा रहेगी, नीतीश कुमार की राजनीति भी ढलान पर है, बीजेपी के सीएम बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से जितना नुकसान आरजेडी को होगा, महागठबंधन को होगा, उतना ही नुकसान एनडीए को होगा? प्रशांत किशोर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी वैसे कैंडिडेट पर दाव लगाएंगे जो कैंडिडेट की अपनी क्षमता होगी 10-20 हजार वोट लाने की। वो चाहे बागी उम्मीदवार हो, टिकट से वंचित उम्मीदवार हो, या वैसे उम्मीदवार जिनका कि अपना क्षेत्र में प्रभाव हो और ताकतवर। ताकत आज किसकी ताकत है? वो बाहुबल वाला पार्ट तो अब समाप्त हो गया, धन बल की ताकत हो गई है। तो वैसे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, इनकी तलाश हो रही है प्रशांत किशोर जी के टीम के द्वारा हर जिले में, कि भाई कौन कौन लोग हैं महत्वाकांक्षी हैं जो बिल्कुल अपने को देख रहे हैं कि सदन में बैठ करके और वो वहां पर वो कानून बना रहे हैं। तो वैसे जो लोग हैं, वैसे लोगों की तलाश हो रही है और वैसे लोग जुड़ भी रहे हैं प्रशांत किशोर जी को। मैं मानता हूं कि ये डिपेंड करता है क्षेत्र वाइज और कैंडिडेट वाइज कि उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है। जैसे उन्होंने कहा ना कि 40 लोकसभा है, हम 40 मुस्लिम कैंडिडेट देंगे। अगर मुस्लिम कैंडिडेट होंगे तो बट नेचुरल है कि महागठबंधन को नुकसान होगा। अगर अगड़ी जाति का वोट उम्मीदवार देंगे तो एनडीए को नुकसान होगा। तो अब उनके उम्मीदवार कौन होते हैं इस पर निर्भर करता है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं वो दोनों को नुकसान करेंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट जो 10-20 हजार वोट काटने में सक्षम होंगे, वो कैंडिडेट कोशिश करेंगे कि हमारी मजबूत उपस्थिति हो ताकि अगली बार हम टिकट से वंचित न हो जाए। इसके लिए वो पूरा साधन और पूरा धन का उपयोग करेंगे उस चुनाव में। और जैसे ही वो उपयोग करना शुरू करेंगे तो बिहार की कई सीटें ऐसी हैं जिस पर हम लोग कभी अलग से बात कर लेंगे, जहां जीत और हार का अंतर जो है वो 1000, 2000, 3000, 4000 से होता है। इसी बार इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में जो जीत और हार का अंतर वो कितने का है? 12000 का है। अगर वो 12000 के जगह पर ये प्रशांत किशोर जो हैं वो 50000 वोट ले आते हैं या इनके कैंडिडेट ले आते हैं, तो फिर तो चीजें तस्वीर बदल जाएगी। अब अभी देखिए ना, बाई इलेक्शन में इमामगंज में अब इनके कैंडिडेट जो हैं वो ले आए 35-36 हजार वोट। अब 35-36 हजार वोट जैसे ही वो लाते हैं, आरजेडी वहां तीसरे नंबर पर चली जाती। यहाँ पर देख लीजिए जिस तरह से मुकाबला था बेलागंज में, जैसे ही इनके कैंडिडेट अमजद वो ले आते हैं 17-18 हजार वोट, जो दुर्ग कहा जाता था कि उस अभेद्य दुर्ग को कोई भेद ही नहीं सकता है, सुरेंद्र यादव जैसे पहलवान को भी किनारे लगा दिया गया और मनोरमा देवी वहां से जेडीयू के कैंडिडेट है, चुनाव जीत जाती है। तो ये निर्भर करता है कि इनके कैंडिडेट कौन है। हाँ, इनके कैंडिडेट वही होंगे जो आर्थिक तौर पर काफी ताकतवर और मजबूत होंगे और इसके लिए ये पूरी कोशिश हो रही है। इनके लोग लगे हुए हैं, जिला वाइज कैंडिडेट का नाम मांगा जा रहा है और उनकी आर्थिक दशा और दिशा भी पूछा जा रहा है। भले वो प्रशांत किशोर जी बात चाहे जितनी करते हो, नहीं, एक जो वैसा व्यक्ति जो संघर्ष से निकला हो, जिसके पास कोई साधन नहीं हो, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, उनको चुनाव जिताएंगे, लेकिन ये केवल बोलने वाली बात है। वो सारे साधन वाले लोगों को ही खोजा जा रहा है जिनकी बकत हो 10-20 हजार वोट लाने की। तो वो 10-20 हजार वोट किनका गणित बिगाड़ देंगे, शायद ये अभी कहना थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा। चुनाव के वक्त जब इनके कैंडिडेट मैदान में आ जाएंगे, उस समय हम लोग और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि प्रशांत किशोर एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे कि एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे। ठीक है, किसका खेल बिगाड़ेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पंत जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा,
कि जिस तरीके से 2019 में एनडीए 39 सीट जीती थी, 1 लोकसभा सीट हारी थी, 2020 में आरजेडी सत्ता के मुहाने तक पहुंच गई थी। आरजेडी के पास भी इतने घटक दल भी नहीं थे, इस बार तो आरजेडी के पास ज्यादा घटक दल भी हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी बेहतर प्रदर्शन की है। 2019 में 39-1, इस बार 30-10, मतलब साफ नजर आया कि विधानसभा चुनाव में लोग नीतीश कुमार से ऊब रहे हैं, अब नए मुख्यमंत्री की तलाश है। तो क्या इस बार जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन है, आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में और लोग ज्यादा बढ़ करके वोट करेंगे, नीतीश कुमार को हटाने के लिए वोट करेंगे? ठीक है, पिछली बार चिराग विरोध में खड़े थे, इसका नुकसान हुआ। इस बार प्रशांत किशोर खड़े हैं, इसलिए नुकसान होगा। और इस बार लोग एनडीए के विरोध में वोट करेंगे, प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान एनडीए का पहुंचाएंगे। ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? देखिए, अभी तक स्थिति जो बन रही है, जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमने जो देखा वो ज़्यादा नुकसान जो है वो महागठबंधन को ही पहुंचाया गया और आरजेडी को पहुंचाया गया। क्योंकि और जिस तरह से उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए, वो निश्चित रूप से एक डिज़ाइन के तहत वो दिखाई दिया कि वो जो है कि किसके इशारे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और किसको कमज़ोर करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो ओपोजिशन का ही वोट बैंक है, उसी पे उनका सीधा सीधा जो है निशाना था उस पे, और उसमें वो सफल भी हुए, बहुत हद तक सफल हुए। भले ही वो कोई सीट नहीं जीत पाए, क्योंकि सीट जीत पाना उनके लिए आसान नहीं था लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ वो वोट लेके आए और काफ़ी उनके कैंडिडेट्स ने कई कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अच्छी खासी वोट लेके आए। तो निश्चित रूप से निशाना वही है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर, अगर उनको बी टीम कहा जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए ये डिजाइन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो है अभी उसका टारगेट है जेडीयू को कमजोर करना और नीतीश कुमार को कमजोर करना, और साथ ही साथ जो है कि वो आरजेडी का जो वोट बैंक है उसको भी जो है वो कम करना चाहती है। तो वो चिराग पासवान के माध्यम से उन्होंने जेडीयू पे हमला बोला, और इधर प्रशांत किशोर के माध्यम से उन्होंने जो है कि आरजेडी पे हमला बोला है। लेकिन प्रशांत किशोर को लगता है कि साहब मैं क्यों ना, क्योंकि पैसा उनके पास भी अथाह पैसा है। जिस तरह से वो कंसल्टेंसी करते रहे हैं वो, और उसके बाद वो मैदान पे उतरे हैं पूरी यात्रा करके, वो लगातार जो है पूरे बिहार में। और अभी देखिए जिस तरह से वो कूदे हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ जो आए हैं, वो जो एग्जामिनेशन को लेके बिहार जो है कि जो सर्विस कमीशन के उसमें जो है वो सड़क पे बैठे लोग स्टूडेंट के साथ बैठे और उनके साथ वो जेल तक भी चले गए। तो उनके इरादे दिखते हैं कहीं ना कहीं वो सत्ता के काफी करीब पहुंचना चाहते हैं अपने आधार पे जो है एक बी टीम बन के वो नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने देखी कि सफलता उनको मिली है, सपोर्ट मिला है लोगों का उनको बाई इलेक्शंस में। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो इनिशियली तो उनकी शुरुआत हुई थी कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अभी जो है वो मुझे लगता है जो उनकी एम्बिशंस बढ़ गई हैं, उससे हो सकता है कि वो जो है कि एनडीए को भी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में पहुंच जाए। क्योंकि उनको लगता है कि हमको अपने हिसाब से ही जो है, क्योंकि एक स्पेस जो हो रहा है जेडीयू की, जो नीतीश कुमार की जगह खाली होने की संभावना दिखाई देती है, खासकर उनकी जो तबीयत खराब रह रही है और जो वो है, उसकी वजह से लगता है कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार जो है वो स्थिति में नहीं रहे कि वो बिहार में उस तरह से बने रहेंगे। एक छत्र राज उनका रहेगा वहां, मतलब वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ बिहार जो है वो रहेंगे। लेकिन जी आप ये बात कह रहे हैं, पर मैं प्रियदर्शी रंजन आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप भी इस बात से सहमति रखते हैं कि बीजेपी की टीम है प्रशांत किशोर? मतलब अल्टीमेटली प्रशांत किशोर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वो आरजेडी जेडीयू दोनों का नुकसान करेंगे पर बीजेपी का नुकसान नहीं करेंगे, और इस तरीके से बीजेपी लाभान्वित होगी। क्या आपको ऐसी संभावना दिखाई पड़ती है? आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि प्रशांत किशोर अल्टीमेटली इन दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिहार में उतारे गए हैं? देखिए, मैं इस संभावना को पूरी तरीके से खारिज करता हूं।
चिराग पासवान के मॉडल को भी मैं खारिज करता हूं, जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था चिराग पासवान को नीतीश कुमार को डैमेज देने के लिए। हो गया डैमेज। चिराग पासवान अकेले लड़ने की महत्वाकांक्षा के साथ उतरे और उसमें जेडीयू को ज्यादा नुकसान हो गया। ये बात थी, ऐसा नहीं था कि प्लांट था। और प्रशांत किशोर को भी प्लांट तरीके से भारतीय जनता पार्टी उतार रही है, ये भी मानने वाली बात नहीं है। आप देख लीजिए 4 विधानसभा का उपचुनाव, जो लोग कहें, लेकिन एनडीए को तो नुकसान उन्होंने करने का पूरा प्रयास किया या हो गया। प्रशांत किशोर भी नहीं चाह रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, वो तो ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड खेल रहे हैं। इमामगंज में हारते हारते बची दीपा मांझी, एनडीए के प्रत्याशी थी, जीतन राम मांझी की बहू थी। अगर हार जाती तो किस वजह से, किसका वोट काट बैठे थे प्रशांत किशोर? भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट ही तो उन्होंने काटा वहां। अगर इस तरीके से आप सोचते हैं तो बेलागंज में हो सकता है मनोरमा देवी की और बड़ी जीत हो जाती अगर प्रशांत किशोर के प्रत्याशी नहीं होते। और प्रशांत किशोर के ये प्रत्याशी बहुत पुराने हैं, 2-3 बार चुनाव पहले से भी लड़ चुके थे अजमल साहब। उनको व्यक्तिगत वोट आया है, प्रशांत किशोर का वोट है भी नहीं। और 2 सीटों पर तो उनको वोट आया ही नहीं जहां वो निर्णायक बन सके। तो इस तरीके से भी देखने और समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर को एक बार की राजनीति का परमाणु बम बना देना मैं नहीं सही मानता हूं। और ये भी मान देना कि इस परमाणु बम का आविष्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वो ये इसको गिराएंगे आरजेडी पर या वहां जिसको वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो इस बात को भी नहीं माना जा सकता है। प्रशांत किशोर अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनकी अपनी शैली है, अपनी शैली लेकर के आए हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। वो क्यों करेंगे अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई शेयर नहीं है? वे अपनी पार्टी को लेकर के आए हैं, अपने राह पर चल रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं। उसमें किसी को नुकसान हो जाए, किसी को फायदा हो जाए, या हो सकता है कि प्रशांत किशोर ही विनर के तौर पर सामने आ जाए। ये चीजें हैं। इसको इस तरीके से, पूरे बिहार की राजनीति को इस तरीके से शतरंज के बिसात की तरह देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजनीति शतरंज नहीं है। राजनीति को शतरंज की तरह नहीं खेला जाता है। लोग जोड़ते हैं कि राजनीति शतरंज की तरह है, लेकिन ये शतरंज नहीं है। ये जनता के बिसात पर खेला जाता है। जनता जिसके साथ होगी उसकी चाल कामयाब होगी। अगर प्रशांत किशोर, भारतीय जनता पार्टी या कोई हो, उसके साथ जनता होगी तो वो विनर होंगे। अगर चाल चलेंगे कि ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। जैसा जनता चाहती है वैसा होता है। ठीक है। मैं तो उस पॉसिबिलिटी की बात, क्योंकि बहुत लोग आरोप लगाते हैं ना, और प्रशांत किशोर अच्छे खासे टारगेट में रहते हैं, आरजेडी के टारगेट में भी रहते हैं, बीजेपी के टारगेट में भी रहते हैं, जेडीयू के भी टारगेट में रहते हैं। मैं संतोष जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कोई आप ऐसा सिनेरियो देखते हैं क्या कि पोस्ट पोल भी हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि नीतीश फिर से आरजेडी के साथ चले जाएं? क्या इस तरह की कोई संभावना दिख रही है? दूसरी तरफ मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक चर्चा बड़ी तेज उठी है कि अब जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार के बेटे आगे आ सकते हैं। इसकी संभावना क्या दिखाई पड़ रही है? देखिए, लालू प्रसाद के बेटे आ चुके हैं, चिराग पासवान दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं, उन्होंने उनकी विरासत संभाल ली है। जेडीयू कैसे बचेगी? और जेडीयू को बचाने के लिए निशांत का आना जरूरी है, ये जेडीयू के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, जेडीयू के कई नेता भी मांग कर रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जो 4 ऐसे बड़े नेता हैं, वो कोई बड़े नेता सेकंड लाइन के हो सकते हैं, लेकिन मास पे बहुत पकड़ रखते हैं, इस तरह की बात तो है नहीं। इसलिए जब जेडीयू की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगी और उसमें कहा जाएगा कि भाई अब कौन संभालेगा, आरसीपी बाहर, मनीष वर्मा चुप, तो भाई कोई उसी जाति से आएगा ना जो कोर वोट बैंक जेडीयू का है। और बेहतर होगा कि नीतीश कुमार के सुपुत्र ही आए। राजनीति में ये कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, केवल एक चीज नया होगा कि जो नीतीश कुमार परिवारवाद पे प्रहार करते थे वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि नीतीश कुमार भी राजनीति के ढलान पर ही हैं, बहुत तरह की बात उनको लेकर के हो रही है। ऐसे में जेडीयू को बचाने के लिए, ऐसे में उन वोटर्स के लिए जो बीजेपी और आरजेडी से अलग जेडीयू में विश्वास रखती है, जेडीयू के सिंपैथाइजर्स के लिए, क्या आपको निशांत कुमार में कोई संभावना दिखाई पड़ रही है? आपको लगता है कि जेडीयू को बचाने के लिए अब यही आएंगे, क्योंकि इनकी चर्चा बहुत हो रही?
देखिए, जनता दल के जो 4-5 नेता जो नीतीश जी के अभी खास करीबी माने जाते हैं, जो डाइनिंग टेबल नेता हैं, कहिए तो संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये 4-5 लोगों को छोड़कर जनता दल के मतलब 99% लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, क्योंकि नीतीश जी अस्वस्थ चल रहे हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। और नीतीश जी का जो वोट बैंक है जनता दल को बचाने के लिए जनता दल के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का निशांत पे दबाव है कि वो राजनीति में आए, और अब वो थोड़े एक्टिव भी हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो राजनीति में एक्टिव होंगे, क्योंकि नीतीश जी अब इनएक्टिव हो चुके हैं। भले वो जिला जिला घूम रहे हैं, लेकिन अब नीतीश जी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं। नीतीश जी के जो इर्द गिर्द जो चक्रव्यूह रचना कर दी गई है, जो 4 लोग हैं वही निर्णय लेते हैं, वही उनको घुमा रहे हैं, साथ में ले जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि जहां नीतीश जाते हैं तो एक तरफ सम्राट चौधरी रहते हैं, एक तरफ विजय चौधरी रहते हैं, या एक तरफ विजय सिन्हा रहते हैं तो एक तरफ विजय चौधरी रहते हैं। दोनों तरफ से जहां कुछ बोलना चाहते हैं उनको घेर लिया जाता है, न मीडिया से भेंट करने दिया जाता है। अब तो इस तरह की स्थिति हो गई है कि अब वो कहीं बात करते हैं तो उसको भी म्यूट कर दिया जाता है कि वहां कोई रिकॉर्डिंग ना हो। अब ये कर दिया गया। तो इसलिए निशांत जी, मुझे लगता है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने का दबाव है जदयू के सभी नेताओं का, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि 25 के चुनाव से पहले ही निशांत राजनीति में आएंगे, और जिसकी संभावना आप मान के चलिए कि 90% से ज्यादा है कि निशांत राजनीति में निश्चित तौर पर आएंगे। जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर राजनीति में आए थे, कर्पूरी ठाकुर के रहते हुए कर्पूरी ठाकुर जी भी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे राजनीति में आए, लेकिन जब दबाव हुआ पड़ा तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी राजनीति में आए, रामनाथ ठाकुर। उसी प्रकार से नीतीश जी के बेटे भी राजनीति में आएंगे। और जहां तक पोस्ट पोल गठबंधन की बात है, चुनाव के बाद गठबंधन पाला बदलने की, तो उसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके तो माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार ही है। जिस सत्ता के लिए कोई भी कहीं भी जा सकता है। जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, मुकेश साहनी हो गए, तो ये सब छोटे छोटे दल, चाहे चिराग पासवान, सब लोग कुर्सी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। डिप्टी सीएम का कुर्सी हो गया, उसके लिए कहीं भी जा सकते हैं। और लालू प्रसाद को लगेगा कि भाई जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देंगे तो सत्ता हमारी आ जाएगी, तो जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जैसा कि उपचुनाव में लालू प्रसाद ने कहा था जीतन राम मांझी को, जैसे जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो वोटिंग के लिए कि आप आ जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। जैसा कि जीतन राम मांझी ने खुद कहा कि मुझे मुख्यमंत्री तक का ऑफर था, फिर भी हम नहीं गए। तो चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं आती है किसी को, तो पोस्ट पोल अलायंस होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और कोई भी नेता कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर संजय, आप देख पा रहे हैं क्या निशांत आने वाले समय में पॉलिटिक्स में होंगे? जेडीयू को बचाने के लिए अब निशांत ही वो मोहरा हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है, और कहा यह जाएगा कि भाई पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं, नेता ऐसे चाहते हैं, सिंपैथाइजर्स ऐसा चाहते हैं, इसलिए ये किया गया है। क्योंकि नीतीश कुमार अब इनएक्टिव हो चुके हैं, इसलिए निशांत के हाथ में ही बागडोर सौंप दिया जाए। डॉक्टर संजय, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं तो मानता हूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी हालांकि एक्टिव हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जितने लोगों से वो घिरे रहे, लेकिन माना जाता है कि वो निर्णय जो होते हैं वो नीतीश कुमार के ही होते हैं। और अभी भी बहुत फाइलों को बहुत एक्टिवली वो देखा करते हैं। जहां जिन लोगों पर उनको भरोसा होता है उनसे बातचीत उनकी जरूर होती है, लेकिन अभी तक तो निर्णय माना जाता है कि नीतीश कुमार के ही हैं। हाँ ठीक है, वो लोग हैं इर्द गिर्द में जो कुछ काम अपना करवा लेते हैं, तो उससे लगता है। और इस सच्चाई से कहाँ कोई इनकार कर रहा है कि जो है ललन सिंह हो या संजय झा जी हों, वो कहाँ हैं, किनके संपर्क में हैं, किनके भरोसे में हैं, वो अलग पार्ट है। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी भी पूरी तरह से वो चीजों को, निर्णायक चीजों को करने में सक्षम है। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह के कयास, बहुत तरह की बातें जो हवा में आती हैं उसको लोग और भी जोड़ करके कनेक्ट करते हैं, वो अलग पार्ट है। रह गई बात कि निशांत जी को लेकर के एक जो उनका आया था बयान, जो उन्होंने कहा था कि हाँ हम अपने पिताजी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और लोग
उनको वोट करेंगे जो उन्होंने काम किया है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि हाँ, निशांत की भी राजनीति में ताजपोशी हो सकती है और इसकी संभावना पूरी है। मैं तो यहाँ तक जो जानकारी मुझे मिली है कि निशांत आएंगे तो शायद पार्टी को बचाने में बड़ी भूमिका हो। अगर नीतीश कुमार जी बहुत स्वस्थ नहीं रह गए आगे के दिनों में, तो निशांत को ये जिम्मेवारी दी जा सकती है और निशांत जी के नाम पर चीजें फिर एकजुट हो सकते हैं, लोग गोलबंद हो सकते हैं और किसी भी तरह का आपस में प्रतिद्वंदिता जैसी चीज नहीं होगी। तो बिल्कुल निशांत का एक फैक्टर है, एक बड़ा फैक्टर है। निशांत की उम्मीद है कि 2025 से लेकर 26 तक उनकी एंट्री हम लोगों को देखने को मिल सकती है, बल्कि संगठन में बड़ी जिम्मेवारी भी निशांत जी को दी जा सकती है, सरकार में जिम्मेवारी दी सकती है। प्रयास तो चल ही रहे, डिप्टी सीएम की बात चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कल बनाने की बात चल रही है, राज्यसभा में भेजने की बात चल रही है, कई तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन हाँ, अगर ये बातें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं से निशांत के सहमति के बाद ही कुछ इस तरह की बातें हो रही होंगी, तो ला सकते हैं मुख्यमंत्री जी निशांत को फिर से सक्रिय राजनीति में और पार्टी की जिम्मेवारी दे सकते हैं। पार्टी को कह सकते हैं कि पार्टी और संगठन को जरा आप देखिए और बाकी चीजों को हम देखते हैं। तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए पीयूष पंत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये आप जल्दी देख रहे हैं या चुनाव के बाद देख रहे हैं कि निशांत जी ऐसे पहले संगठन में आएंगे फिर सरकार में आएंगे? देखिए, अगर पहले मुझे लगता है कि वो संगठन में उनको लाया जाएगा, क्योंकि जब तक संगठन से इंटरेक्शन उनका नहीं होगा, वहाँ ये नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो संगठन के साथ मिलजुल के और उनको जाने समझे और कार्यकर्ताओं के साथ एक उनका एक आइडेंटिफिकेशन हो, एक उनके साथ तादाद में बैठे और उन चीज़ों को समझे। बिना संगठन को समझे आप जो है पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए तो मुझे लगता है कि होगा, चुनाव से पहले ही होना चाहिए। जिस तरह से वो एक्टिव हो रहे हैं लगातार, जो है चुनाव से पहले जिस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं, तो ये काम जो है कि वो तो मुझे लगता है पहले ही होगा। और मेरा ये मानना है कि अब उनकी लगातार प्रेजेंस बढ़ रही है। आप देखिए पिछले 6, 7, 8 महीने से वो लगातार पब्लिक में खबर में बने हुए हैं। वो तो संगठन में लाएंगे, ये मेरा मानना है और निश्चित रूप से उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी ताकि वो बागडोर को आगे जब जरूरत पड़े तो संभाल सके। लेकिन और उनके युवा होने का फायदा निश्चित रूप से, और उनके एक जो सिंपैथी फैक्टर के या जो एक कहिए कि सपोर्ट सिस्टम जो है नीतीश कुमार के पक्ष में जो है, उसका फायदा पार्टी को मिल सके और एक्टिवली वो कैंपेनिंग भी कर सके। मुझे लगता है तो पहले ही चुनाव के बहुत पहले ये हो जाएगा। अभी आप 2 महीने में देख सकते हैं इस बात को, और संगठन में उनकी एंट्री होगी पहले। तो मतलब परिवारवाद अब मुद्दा नहीं रह जाएगा बिहार में, जैसे झारखंड में नहीं था वैसे ही बिहार में नहीं रहेगा। प्रियदर्शी रंजन जी, आपको ये दिख रहा है? आपको लग रहा है ये भी उसी तरीके से सफल होंगे जैसे तेजस्वी और चिराग हुए? एक राउंड तो जनता आंख मूंद करके विश्वास करेगी नीतीश कुमार के नाम पर। पूरा जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, वो अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनकी ओर शिफ्ट कर जाएगा पूरी तरीके से। मेरा ये मानना है, क्योंकि देखिए निशांत कहीं ना कहीं अड़े मार्ग में ही रहते हैं और पार्टी को समझते भी हैं, संगठन को समझते भी हैं। तो इस लिहाज से उनको ये मानना कि वो पूरी तरीके से राजनीति में नए होंगे, मैं उनको नया नहीं मानता। वो राजनीति को समझ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, उस तरीके से आए नहीं है। लॉन्चिंग मतलब नहीं हुई है। लॉन्चिंग होगी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की विरासत को चलिए पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, संभावनाओं का खेल ही राजनीति कहलाता है। और इसमें बड़ा सवाल ये है कि आने वाले चुनाव से पहले क्या कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये भी है, जो कि मुझे लगता है दर्शक इसको सुन करके जरूर हैरान होंगे, कि आखिरकार नीतीश कुमार की भले ही राजनीतिक मजबूरी हो, पर नीतीश कुमार लालू प्रसाद को मजबूत देखना चाहते हैं, कमजोर नहीं। इसमें नीतीश की कुर्सी ज्यादा सुरक्षित है और बीजेपी उन्हें सहर्ष मुख्यमंत्री मान लेगी या जेडीयू के किसी नेता को मुख्यमंत्री मान लेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रियदर्शी रंजन जी, आपका, पीयूष पंत जी, संतोष सिंह जी, डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।